नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है बुझेगी बत्ती जलेगी मशाल, कब तक युवा बेरोजगार रहेगा बेहाल। सरकार को ताली और थाली की ही भाषा समझ में आती है। जवानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मैं भी बोल, ये सरकार निकलती है, वो सरकार बदली है। जी हाँ, बेरोजगारी को लेकर के अब विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। दरअसल विपक्ष को लग गया है कि ये एक अच्छा मुद्दा है और इसको हाथों हाथ लेना चाहिए, और यही कारण है कि अब संसद से सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। संसद में भी इसको लेकर के सवाल पूछा गया और सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि हाँ, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। लेकिन विपक्ष है कि वो बढ़ चढ़ के चीजें बता रहा है। कोई कहता है कि 14 नहीं 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, तो कोई कहता नहीं 20 करोड़, और अब बात 25 करोड़ तक आ पहुंची है। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। और दूसरी ओर जो लाखों की तादाद में वैकेंसी खाली पड़ी हैं, उनका कहीं कोई भरने वाला नहीं है, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। इसको लेकर के सारे जो बेरोजगार युवा हैं वो बहुत परेशान हैं, हलकान हैं। आखिर करें तो क्या करें। जगह जगह धरना और प्रदर्शन हो रहा है और उनके इस मुद्दे को अब विपक्ष ने भी लपक लिया है शायद। और अब विपक्ष ने यह कोशिश की है कि सत्ता पक्ष को उसी की जुबान में, उसी की तरह उसको जवाब दिया जाए। 22 मार्च को मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 बजे 5 मिनट तक आह्वान किया था लोगों से कि 5 बजे 5 मिनट तक लोग अपने घरों की खिड़की दरवाजे के पास आए और ताली बजा करके कोरोना वॉरियर्स का स्वागत करें। और अब उन्हीं की तर्ज पर बेरोजगार युवा और विपक्ष उनको चुनौती दे रहा है। 5 तारीख को शिक्षक दिवस के दिन बेरोजगारों ने 5 बजे 5 मिनट ताली थाली बजा करके उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश की। और एक बार फिर से अब विपक्ष 9 बजे 9 मिनट तक बत्ती जला करके, यानी कि बत्ती बुझा करके और मशाल जला करके सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी तमाम पार्टियां या आप पार्टी हो, तमाम पार्टियां इसका सपोर्ट भी कर रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसको लेकर ट्वीट किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट के साथ ही साथ में एक शेर भी पढ़ दिया और सरकार को बता दिया कि अब विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बेरोजगार जो है कब तक यूं ही बेहाल रहेगा, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर भारत में जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है वो आधार में लटकी हुई। बेरोजगारी को लेकर युवाओं की हुंकार, जवानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। दिल्ली से लखनऊ तक नौकरी की मांग, नौजवानों को नौकरी दे न सके जो वो सरकार निकलनी है। रोजगार के लिए पहले बजाई ताली थाली, अब रात 9 बजे 9 मिनट बत्ती बुझाने की बारी, रुकी भर्तियों की बहाली, नई नौकरी की मांग, बेरोजगार छात्रों की मुहिम को विपक्ष की धार। रुकी हुई भर्तियों की बहाली और नई नौकरियों की मांग को लेकर अब आर पार की जंग छिड़ गई है। इसी सिलसिले में छात्रों ने 5 सितंबर को शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली थाली बजाई थी। अब उससे एक कदम आगे बढ़कर अपनी मांगों के समर्थन में बेरोजगार छात्रों ने रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइटें बुझाकर विरोध करने का फैसला किया है। बेरोजगार छात्रों की मुहिम को राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने खास तौर से नौजवानों से आह्वान किया है
कि आज रात 9 बजे बत्तियां बुझा करके 9 मिनट तक दिए जलाने हैं, मशाल जलानी है। क्योंकि इन्हीं नौजवानों ने 6 साल लगातार मन की बात सुनी है, 5:05 तक भी करके देखा, 8:08 तक भी चीजें करके देखी, लेकिन नौजवानों को कुछ नहीं मिला। सपा से लेकर कांग्रेस और बसपा से लेकर आम आदमी पार्टी तक अब बेरोजगारी के मुद्दे पर रात 9 बजे 9 मिनट तक बत्ती बुझाने और मशाल जलाने का दम भर रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर बेहाल युवा बेरोजगार कब तक रहेगा। दरअसल बेरोजगारी का मुद्दा कोई नया नहीं है, न ही एक दिन में बेरोजगारी चरम पर पहुंची है। सत्ता में सरकारें आई और गईं, लेकिन मुद्दे का समाधान कभी नहीं हुआ। युवा पहले भी बेरोजगार था, आज भी बेरोजगार है, फिर चाहे सरकार सपा की रही हो या बसपा की या फिर बीजेपी की। देश की बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर अब विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने में जुट गई हैं। अलग अलग जिलों में बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा सड़क पर उतरा हुआ है। आम आदमी पार्टी प्रयागराज की छात्र इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति ने प्रयागराज में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की धमकी दी। यूपी जो एक तरीके से मुर्दा हो चुका है, जिसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, उसके खिलाफ आज हम लोग का विरोध प्रदर्शन था। आने वाले दिनों में आज एक सांकेतिक प्रदर्शन इलाहाबाद की प्रयागराज से हम लोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इससे बड़ा प्रदर्शन हम लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करेंगे। नौकरी के लिए युवा दर-दर ठोकरे खाने को मजबूर है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक युवा छाती पीट रहा है, लेकिन मंजिल की राह नजर ही नहीं आ रही। नौकरी के लिए अब 9 बजे 9 मिनट तक बत्ती बुझाकर सरकार की बत्ती जलाने की मुहिम शुरू की गई है, लेकिन बत्ती बुझाने से बेरोजगार युवाओं की बदहाली कब दूर होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हमाम में सभी नंगे हैं। जी हाँ, और अखिलेश यादव ने एक शेर के मार्फत अपनी बात रखी। कहा, मुट्ठियां जब बन जाती हैं बेरोजगारों की, नींद उड़ जाती है जुल्मी हुक्मरानों की। जी हाँ, क्या वाकई हुक्मरानों की नींद उड़ेगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राम शरण जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है राम शरण जी आपका। गजराज सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है गजराज सिंह जी। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आशीष चित्रांशी जी हमारे साथ में जुड़ गए, चैनल हेड है, बहुत स्वागत है आपका आशीष जी। तूफान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेरोजगार है, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ में रजत शर्मा भी जुड़ चुके हैं, वो भी बेरोजगार है, रोजगार की तलाश में है, आपका भी बहुत स्वागत है रजत शर्मा जी। सीधा रुक करेंगे गजराज सिंह जी का। गजराज सिंह जी, क्या लग रहा है कि अब आपने सरकार की तर्ज पर ही उनको जवाब देने की ठान ली है? मोदी जी ने 22 मार्च को 5 बजे 5 मिनट तक ताली थाली बजाने की बात की थी, और आप लोग अब 9 तारीख को 9 बजे बत्ती बंद करके बत्ती जलाने की बात कर रहे हैं। असल में मोदी जी तो महा झूठे प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो महा झूठे हैं। ताली थाली बजा करके, मोमबत्ती जला करके, दिए जला करके लोगों को गुमराह किया, और अब लुप्त हो गए हैं, ना मालूम हिंदुस्तान में है भी या नहीं है। तमाम बेरोजगार नौजवान सड़कों पर है, भुखमरी के कगार पर है। जो इंजीनियर बच्चे हैं वो आज लूटमार करने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि रोजगार इस हुकूमत ने छीन लिया है। आज हमारे पार्टी के लोगों ने ये ताली और थाली बजा करके उस मोदी जी को सोए हुए कुंभकर्ण को जगाने का काम किया है कि हे मोदी जी जागिए, इन बेरोजगारों को रोजगार दीजिएगा। उसी को लेकर के आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी ने ये कार्यक्रम किया है। ठीक है गजराज जी, बने रहिए, हमारे साथ में आएंगे आपके पास में। राम शरण जी, आपने भी उनके सुर में ताल मिला दिया है और बेरोजगारों के साथ खड़े हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया आपकी। नेताओं ने
जो वायदे किए थे, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, हर एक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन वो आज सबके सामने जगजाहिर है। जो रोजगार समाजवादी पार्टी के शासनकाल में माननीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया था, उसको भी छीनने का काम किया है। नया रोजगार इन्होंने आज तक किसी को नहीं दिया है। रोजगार के नाम पे दुकान पे काम करने वाले ऐसे लोग हैं जिनको एंट्री कराते हुए मैंने देखा है कि जो उन दुकानदारों के ऊपर ये दबाव बनाया गया है कि आप लोग उनको सैलरी मतलब जो है बैंक के माध्यम से देने का काम करेंगे। तो इस तरीके की झूठी सरकार है और इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प बेरोजगारों ने ले रखा है। आने वाला समय इनको बता देगा कि आपने बेरोजगारों के साथ में धोखा करने का काम किया है। अब आपके ये झूठी सरकार को चलने नहीं देंगे, इसको हम जड़ से उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, सरकार उखाड़िए, फेंकिए, बनाइए, यही तो राजनीति है। रजत शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? सर विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ। बिल्कुल सर, उसके लिए अभिनंदन करता हूं आपके टीवी चैनल का और बाकी जो भी प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं उनका भी। सर अभी पिछली बार हम लोगों ने 5 सितंबर को ताली थाली का आयोजन किया था। हम सभी जो हमारे छात्र थे कंधे से कंधा मिला के सरकार से यही मांग रहे हैं कि हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था करे सरकार। और आज भी इसी प्रकार हम लोगों का प्रोग्राम था। रात को 9 बजे सभी बच्चे जो भी बेरोजगार युवा है पूरे प्रदेश का, पूरे देश का, वो छतों पर जाकर अपना लाइट जलाकर पूरे देश को ये बताना चाहता है कि सारा युवा बहुत परेशान है और सरकार उसकी मंशा समझ नहीं पा रहा है युवा कि वो देना भी चाहती है रोजगार या नहीं। चलिए, मंशा नहीं समझ पा रहा आप, मुझे अफसोस है इस बात का कि आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार रोजगार देना चाहती है नहीं, और आप लोग धरना प्रदर्शन करें। तूफान सिंह जी, क्या कहेंगे आप? सर मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम युवाओं को परेशान किया जा रहा है, छला जा रहा है, यह छोड़ दिया जाए। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं शुरू से लेकर अंत तक वह सिर्फ अपना राजनीति सिद्ध करने में लगी होती हैं। मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सन 2016 में भर्ती निकाली गई थी 540 सहायक कोषागार लेखाकार की, आज तक रिजल्ट नहीं आ पाया। 4 साल लगातार बच्चे दंश झेल रहे हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती की 22,000 सीटें खाली पड़ी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती लटकी पड़ी है। 12,400 शिक्षक भर्ती के लगभग 8,000 पद खाली हैं। माध्यमिक सेवा चयन आयोग से ना कोई विज्ञापन हो रहा है, ना रिजल्ट जारी किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब चाहता हूँ कि क्या ये जितने भी आयोग का गठन किया गया है सिर्फ वो प्रदर्शनी के लिए बने हैं, या उस आयोग में जो मेंबर्स को भेजा गया है वह सिर्फ सैलरी लेने के लिए बने हैं? ये जितने भी आला अधिकारी इस शासन में बैठे हुए हैं उनसे सावधान होइए माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस भारतीय जनता पार्टी को हम युवाओं ने जिस उम्मीद से चुना था, आज इस उम्मीद से खड़े उतरने का काम नहीं कर रहे हैं। हम सभी युवाओं और बेरोजगारों की तरफ से हमें निवेदन करेंगे और आपके चैनल से हमें अपील करेंगे कि किसी भी तरीके से हमारी आवाज सुनी जाए। जितनी भी लटकी भर्तियां हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लगभग 24 भर्तियां, माध्यमिक सेवा चयन आयोग की लगभग 26 भर्तियां और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की न जाने कितनी भर्तियां, और बेसिक शिक्षा विभाग में लगातार भर्तियों का विज्ञापन होता है और आज तक पूरी नहीं हो पाई है। मैं इन सभी भर्तियों पर आप सभी को मैं बताऊंगा, निवेदन करूंगा कि किसी भी तरीके से भर्ती पूरी हो, मेरा यही निवेदन है। ठीक है, आशीष जी क्या कहेंगे आप? विपक्ष का साथ मिल गया है, विपक्ष अब सारा विपक्ष एक सुर में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो एक साफ कर दें कि ये पूरा आंदोलन ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों का आंदोलन है। बहती गंगा में हाथ के लिए विपक्ष कांग्रेस आ जाए, समाजवादी पार्टी आ जाए, बहुजन समाज पार्टी आ जाए, कोई भी आए, लेकिन ये आंदोलन पूरी तरीके से छात्रों का आंदोलन है, बेरोजगारों का आंदोलन है, उन अभ्यर्थियों का आंदोलन है जो सालों से एग्जाम देकर, कोई एग्जाम दे दिया, कोई पास हो गया, कोई इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद इंतजार कर रहा है, कोई फिजिकल का इंतजार कर रहा है, कोई सत्यापन, कागजों के सत्यापन का इंतजार कर रहा है, कोई टाइपिंग के जो है टेस्ट का इंतजार कर रहा है। ये उन सारे अभ्यर्थियों, उन बेरोजगार युवाओं का आंदोलन है। और इस आंदोलन में 5 तारीख को जिस तरीके से सफलतापूर्वक इन छात्रों ने, मैं उस दिन भी दिखाया और तस्वीरें दिखाया और बताया भी था कि बलिया से लेके बागपत, बुलंदशहर, गाजीपुर से गोरखपुर और गाजियाबाद तक और इलाहाबाद की मैं सलोरी वगैरह की तस्वीरें दिखाया, जहां पे हजारों की संख्या में छात्रों ने हर छत पे ताली और थाली बजाते नजर आए थे।
उस दिन की सफलता, उस दिन हालांकि उसमें पहला कदम अजय कुमार लल्लू ने रखा और उस दिन उन्होंने मौके का लाभ उठाया। इस छात्रों के आंदोलन में उन्होंने भी थाली पीट करके अपनी सहभागिता दिखाई। वो 5 तारीख के आंदोलन की सफलता है जो आज 9 तारीख को सुबह से ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव जी की तरफ से, हर जगह से शेरो शायरी, ट्वीट, समर्थन और पूरा जन समर्थन, कार्यकर्ताओं का समर्थन, नेताओं का समर्थन, संगठन का समर्थन, सबने ऐलान किया। कुल मिला के ये लेकिन लड़ाई ये बेरोजगार छात्रों की है, युवाओं की है। मुझे जहां तक ये भी एक आशंका है कि ज्यादा अगर ये छात्रों की लड़ाई गैर राजनीतिक होगी तो उसके नतीजे ज्यादा बेहतर आएंगे। ज्यादा राजनीतिक लड़ाई अगर ये हो गई तो सत्ताधारी दल के लिए भी एक अहम का टकराव होने लगता है कि विपक्ष और सत्ताधारी, फिर राजनीतिक लड़ाइयों के निष्कर्ष कितने निकले हैं ये प्रदेश और देश और इस देश के लोग सबने देखा है। राजनीतिक लड़ाई निष्कर्षहीन होते हैं, उसके कोई भी सार्थक नतीजे नहीं आते हैं। तो इन छात्रों से मेरा एक निवेदन है कि इनकी लड़ाई सरकार तक आवाज जाएगी और मुझे उम्मीद है कि न्याय होगा, फैसला होगा। ये आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से, बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को, कोरोना महामारी है, इस दरमियान जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को पुरजोर तरीके से लड़े, पुरजोर तरीके से उनकी आवाज जो है, मीडिया भी उनकी आवाज बनेगी, ये आवाज सरकार के कानों तक जाएगी और असर भी होगा। लेकिन खुद को राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही है, स्वागत के योग्य है, समर्थन दे रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उनसे राजनीतिक पार्टियों के हाथ में कठपुतली बन के नहीं खेलिएगा। अपना संघर्ष खुद लड़िए, स्वयं पे भरोसा कीजिए। अभी हमारे एक बच्चे तूफान सिंह ने पूरा जिक्र किया कौन कौन सी भर्तियां, हम कई बार गिना चुके हैं कि पुलिस की भर्ती 50,000 के करीब पुलिस की भर्ती है, सहायक लेखाकार हैं उनकी भर्ती पड़ी हुई है, ग्राम विकास अधिकारी हैं उनकी भर्ती पड़ी हुई है। ये भर्तियां 24 और 26 करीब 50 के करीब भर्तियां, 50 के करीब भर्तियां पेंडिंग है। 2016 की भर्तियां, उससे पहले की भी कुछ भर्तियां अदालतों में उलझी हुई हैं, लेकिन 16 से भर्तियां मेरे सामने लंबी लिस्ट है मेरे पास उसकी, वो भर्तियां लटकी हुई हैं। उन भर्तियों का निपटारा होना चाहिए और इसके लिए ये लड़ाई, ये आज 9 तारीख 9 बजे मैं ये चाहता हूं कि ये रोशनी, ये जो 9 बजे जो रोशनी जलेगी, मोमबत्ती की मसाल की रोशनी, कम से कम इनके जीवन में भी रोशनी ले आए, इस बेरोजगारी के कलंक से, अभिशाप से मुक्ति पाए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं तूफान सिंह? ठीक है, हाँ तूफान सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, अगर हमारे इस युवा बेरोजगार के दर्द को समझती हैं तो वह एसी के कमरे से ट्वीट कर देने से और वहां कमरे में बैठकर ताली थाली बजा देने से पूरा नहीं होगा। वो भी अपना मैनिफेस्टो और इस समय वर्तमान की सरकार से जवाबदेही तय करें, सदन में आवाज बने, हमारी बात रखें। हम युवा लगातार ताली और थाली बजाकर, दीपक और मोमबत्ती जलाकर सरकार को यह बताने के लिए तैयार रहते हैं। तूफान सिंह जी, कल तक आप कह रहे थे कि आपकी लड़ाई में कोई साथ नहीं खड़ा हो रहा है। अब अगर ट्वीट हो रहा है, पार्टियां साथ में आ रही हैं, तो आप कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा। सदन में सवाल पूछे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा। कैसे काम चलेगा? जी, हम ये बताना चाहेंगे कि इस प्रकार से दिखावटी कार्यों से नहीं होता। और आपको नहीं लगता, दूसरी बात, सवाल सुनिए, आपको नहीं लगता इस समय कोरोना महाकाल चल रहा है, 90,000 से ज्यादा लोग हर रोज संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करना कोई क्या समझदारी का काम होगा? सर, क्या सरकार के खिलाफ सिर्फ आंदोलन करें तभी सरकार जागे? मैं बताना चाहूंगा कि सरकार 2017 में बनी है, 2017 के बाद से न जाने नहीं तो क्या करना चाहिए, आप ही बताएं, विपक्ष क्या करे? सर, विपक्ष जवाब के रूप में लेटर पत्र और सदन में बात रखे। मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, सदन में यहाँ भी रखी गई और केंद्र के सदन में भी रखी गई। उसका जवाब नहीं हुआ, जवाब लेना चाहिए। जवाब दिया ना सरकार ने जवाब दिया। सरकार ने बताया कि कोरोना के चलते 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। तो सरकार और नहीं कह सकती। दूसरा सवाल सुनिए, और जैसे ही ये खत्म हुआ है कोरोना का, ये लॉकडाउन खत्म हुआ है, लोग रोजगार पर वापस जा रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल भी गया पिछले महीने। सर, ये दिखावा है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। इस समय पिछली जितनी भर्तियां अटकी पड़ी हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 लाख भर्तियां ऐसी हैं जो लटकी पड़ी हैं, चाहे पुलिस विभाग की हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग की हो, मुझे पता है ये भर्तियां आपसे खाली नहीं पड़ी हैं। तूफान सिंह जी, आपके तूफान की मैं कद्र करता हूं। ये भर्तियां 91 से खाली पड़ी हैं, हम लगातार इस पर बहस कर रहे हैं।
ये कोई भर्तियां आज खाली 6 साल से जिम्मेदारी है। जब भी सत्ता में आते हैं हमने क्यों चुना, हमने क्यों बीजेपी सरकार को चुना? इसलिए चुना कि हम लोगों के दर्द को समझेंगे। एक युवा इस किसान परिवार का बेटा 10x10 के कमरे में रहता है, कितने दर्द को झेलता है, इंटरव्यू देता है, इंतजार में 4 से 5 साल बीत जाता है। मैं आपकी भावना से पूरी तरीके से सहमत हूं और आपके साथ अपने आप को संबद्ध भी कर रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, ये उसके लिए दिक्कत आएंगे आपके पास में। गजराज सिंह जी का रुख करेंगे। गजराज सिंह जी, ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। सवाल यह है कि जब 2009 में आपकी सरकार बनी थी, आपने कहा था 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आपने रोजगार नहीं दिया। मोदी जी ने उसका डंका पूरे देश में बजाया और कहा, कांग्रेस ने कहा था कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन मुझे देश में कहीं भी एक व्यक्ति को रोजगार मिलता नजर नहीं आया। क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तान के अंदर गरीबी मिटाने का नारा दिया था, उस गरीबी को काफी दूर तक मिटाने का काम किया। बेरोजगारों को निश्चित तौर पर हमने काम देने का काम किया। गजराज जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही फिर जी। करते थे उस मनरेगा को पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने मजबूती से काम किया। अरे भाई, मनरेगा गड्ढा खुदवाने को अगर आप रोजगार मानते हैं तो वो ये सरकार भी दे रही है। गड्ढा खुदवाने को आप रोजगार मानेंगे? BA MA करके लोग गड्ढा खोदेंगे, उसको आप रोजगार कहेंगे? हर बेरोजगार को काम दिया हम लोगों ने। आज 12 करोड़ लोग सड़कों पर हैं। आप कह रहे हैं कि हमने मनरेगा दिया, 40,000 करोड़ दिया आपने उसमें, लेकिन लोगों को गड्ढा खोदने का काम दिया। हो रही है जिससे कि एक व्यक्ति अपना पूरा परिवार चला सके। तूफान सिंह को नौकरी मिलेगी तो उसके 5 लोगों का परिवार चल पाएगा। माँ बाप, पत्नी और बच्चे, 5-6 लोगों का परिवार चलेगा। मनरेगा से क्या 90 रुपए का 100 रुपए मिलने के बाद में परिवार चला पाएगा वो? लोग थे, उनको हर क्षेत्र में काम हम लोगों ने दिया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने कोई काम नहीं दिया और उनको उनसे काम छीना। आपने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, क्या हुआ उस रोजगार के वादे का? तभी तो आपकी सरकार चली गई ना। और इस सवाल का दोबारा से आपके पास में रुख करेंगे और इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी जुड़ने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम उनसे भी जरूर सवाल करते कि आखिर ये बेरोजगारी कहां जाकर के रुकेगी। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर ये जो बेरोजगारी है, जो सुरसा के मुंह की तरह अपना मुंह फैलाती जा रही है और कितने जोजन मुंह फैलाएगी, क्या इसका कोई आर पार है, क्या इसकी कोई सीमा है, या यूं ही बेरोजगार युवा सड़कों पर घूमता रहेगा और दिया बत्ती जलाने के लिए मजबूर होता रहेगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सरकार को ताली और थाली की ही भाषा समझ में आती है। जवानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मैं भी बोलूं, ये सरकार निकलती है, वो सरकार बदली है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। श्री राम के अयोध्या नगरी आज पूर्ण रूप से राममय होने लगी है। जगह जगह सीता राम के जयकारे के गुंजन के साथ अयोध्या में उत्साह और उल्लास देखा जा सकता है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों की छवि भी अयोध्या के आकर्षण को बढ़ा रही है। अवधपुरी को दुनिया के सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दिशा से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। राम जन्मभूमि के साथ साथ माता सीता के पौराणिक कनक भवन और दशरथ महल आगंतुकों के आकर्षण का खास केंद्र बन गया है। सरयू नदी तटों के सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। काशी और प्रयागराज में होने वाले गंगा आरती के तर्ज पर अब हर शाम सरयू नदी पर भी आरती होने लगी है।
अयोध्या नगरी में सड़कों को चौड़ा कर हर तरफ से हाईवे से कनेक्ट कर दिया गया है। अब अयोध्या आने के लिए लखनऊ व प्रयागराज से सीधी एक्सप्रेसवे बन चुकी है। गुप्तार घाट स्थित राजा जी मंदिर, माता सीता की रसोई, रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एक पौराणिक पुस्तकालय एवं रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास उद्यान पर्यटकों को इतिहास से रूबरू करा देता है। सरयू नदी के निकट दियों और रोशनी से जगमगाता राम की पैरी का कायाकल्प पूरी अयोध्या के जीर्णोद्धार की कहानी बयां कर रहा है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यूपी की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, के न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल। इस मुहिम में आप भी बन जाइए रिपोर्टर। सामने लाइए अपने आसपास की सड़कों की बदहाली, बनाइए वीडियो और नाम पता फोटो के साथ व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर 7800004400 पर। जो दर्शक अपनी पहचान गुप्त रखना चाहेंगे वो सिर्फ वीडियो की लोकेशन बताएं। हम सरकार तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। तारीख 4 सितंबर 2020, समय रात 8 बजे। बहस का मुद्दा डीएम सीएमओ का कारनामा सामने आया। 5 करोड़ 3 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसका क्या बंदरबाट हुआ? आपदा को घोटाले का अवसर बनाया। ये आखिर चल क्या रहा? क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी पर उतर आए हैं? परत दर परत खुली तो मची खलबली। इस तरह की धांधली तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर का हुआ दमदार असर। जो किया उसको सजा दो हुजूर। ये हुए को जब सजा देने लगोगे ना तो आगे करने से लोग डरेंगे। सस्पेंड हो गए 2 जिम्मेदार अफसर। तभी तो कहते हैं कि न्यूज मतलब निष्पक्ष खबर, 100% असर। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।
खबरों का सारथी। सरकार को ताली और थाली की ही भाषा समझ में आती है। जवानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मैं भी बोल, ये सरकार निकलती है, वो सरकार बदली है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जंग जारी है, युवाओं की जंग जारी है और अब इसमें रंग भर दिया है विपक्ष के नेताओं ने, अपनी अपनी तरह से रंग भरा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद को जुड़ना था लेकिन किसी मजबूरी बस वो हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन अब से कुछ देर बाद हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जुड़ रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत जुड़ चुके हैं और उनके साथ में कुछ युवा बेरोजगार भी हैं। हम उन्हीं का रुख करेंगे। अनिकेत, आपके साथ में जो बेरोजगार हैं उनसे बात करिए कि वो उनका क्या कहना है। लेकिन उसके बाद भी अब ये हाल है कि पहले लोग उसके बाद अब लॉकडाउन कहीं जो लगातार सरकार की जो नीतियां है कहीं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। नौकरियां तो काम करने जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे और लगातार उसको लेकर के बेरोजगारी बढ़ रही है। बिल्कुल, और बहुत बात करेंगे। क्या लगता है सरकार को लेकर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए क्या दे पाएगी? अभी बहुत कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार ने वादे किए थे, वो सारे वादे सब पूरे कर रहे हैं, उनको भी पूरा करने का काम सरकार नहीं कर रही है। अभी नई भर्तियों डाल के ज्ञापन अगर आगे सरकार से ये सब नहीं सकते हैं कि हम कब तक रात में कितने दिन तक हम लोग रोडों पे भटकते रहे कि हम लोग कब तक रोडों पे बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा जरूर है बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा ये बात तो बहुत ही परेशान की हाल है। हम पिछले 4-5 सालों से किए जा रहे हैं, कोई तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो करेंगे लटका दे रहे हैं, सब काम करते हैं। हेलो, खाओ नेटवर्क नहीं चल रहा खा। ठीक है अनिकेत, आप बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे दोबारा से आपके पास।
हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गजराज सिंह जी का रुख करेंगे। गजराज सिंह जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। आपने 2009 में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उसका राग पूरी तरीके से मोदी जी ने पूरे देश में ढपली दे करके बजाया था और जिसकी वजह से आपकी सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। सरकारें बनती हैं, बेरोजगार युवाओं को लालच देती है कि वो जब आएंगे तो रोजगार नहीं देंगे, लेकिन ये बेरोजगार चले जाते हैं। चाहता हूं कि मोदी जी हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं, ये झूठ बोलते हैं। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो कहा था गजराज सिंह जी पूरा किया है। गजराज सिंह जी, कोई राजनेता सच बोलता है क्या? राजनेता है जो इस हिंदुस्तान का राजनेता, वो तो जन्म से झूठ बोलता है। उसने जन्म से झूठ बोला है और उसी का परिणाम है कि आज नौजवान सब। आप ये बताइए, आपने जितने वादे किए थे क्या पूरे हो गए सारे? अधिकतर किया ना, पूरे तो नहीं पूरे किए। हमने इस मुल्क के अंदर हवाई जहाज बना करके दिया है। सारी हमारी देन है इस हिंदुस्तान के अंदर। मौजूदा हुकूमत ने तो उसे बर्बाद किया है। ठीक है गजराज जी, ठीक है। अब देखिए, अभी बात जो हो रही है, अगर आपने, ऐसा नहीं है, बहुत सोशल मीडिया पे आजकल तमाम चीजें चलती हैं, उसी सोशल मीडिया पे एक बड़ा कोटेशन मैं देखता हूं कि सब 6 साल में ही बेरोजगार हुए हैं, 70 साल से सब कलेक्टर थे। अगर आपने इस देश से या उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी को हटाने कोई गंभीर प्रयास किए होते तो वाकई ये सरकार बहुत बुरे दबाव में आ गई होती आज। और आपकी सरकार ही ना जाती। दबाव सही बात है, सबसे बड़ी बात है कि आपकी सरकार न जाती। और अगर आप इतने गंभीर प्रयास किए होते, आपके समय में बेरोजगारी घटी होती, बेरोजगार कम हो गए होते या खत्म हो गए होते बेरोजगार, तो आज की सरकार या कोई भी सरकार, किसी भी प्रदेश में सरकार जहां बेरोजगारी बढ़ रही होगी, वो भयानक दबाव में आ जाएगी कि पहले भाई इतना काम किए थे, देखो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम पे दबाव बढ़ रहा है। तो किए तो सन 71 से गरीबी आप लोग हटा रहे हो। 71 में इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाएंगे। गरीबी तो नहीं, लेकिन गरीबी कभी हटती और मिटती दिखी नहीं। तो इसमें बराबर शरीक हो सब इस पाप में। आप गजराज सिंह जी, आप रामशरण जी, आप बहुजन समाज पार्टी जो टीवी के डिबेटों में नहीं हिस्सा लेती है वो, और जो अभी भारतीय जनता पार्टी कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं बैठा है वो, ये सब इस पाप के बराबर भागीदार हो। लेकिन उस पाप का फल, उस पाप की सजा ये नौजवान भुगत रहे हैं जो सड़कों पर, जिन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी पे दुष्यंत ने 2 लाइनें लिखी थी कि एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। ये गूंगा, इनको कोई भी, आप इनको डरा के धमका के, ये जो हजारों लाखों बेरोजगार हैं, उनके जुबान पे आप कभी भी विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, ये तारीफ इनसे नहीं पाओगे। इनको डरा धमका के इनकी जुबान बंद करवाने की कोशिश करोगे तो बंद जुबान ये गूंगी भी रहेगी ना, तो इनकी पीर गाएगी, और वो जो पीर गाएगी ना तो राजनीति को बदल देती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, सभी ये पता है किसके, ये कहीं आपके वोटर हैं, आपके, ये तो सब रोजगार, सब जो है बालिग है 18 वर्ष से ऊपर के, ये वोटर हैं, यही सरकार बनाते हैं। मैं तो मोदी जी को कहता हूं कि जो युवाओं को ही जोड़ करके इस देश के युवा को उन्होंने युवा शक्ति को पहचाना, यही युवा थे जो हर हर मोदी घर घर मोदी किए। आज सरकार पूरे देश में जो उम्मीद नहीं थी, जिस बहुमत से आने वैसी सरकार बनवाई। उत्तर प्रदेश में 325 की सरकार बनवाई दी जो है इन्हीं युवाओं ने। तो युवाओं की भावनाओं को, ये बाहर के नहीं है, ये भी आपके बेटे हैं, आपके परिवार के हैं, इनको आप एक तो हम लोग मुद्दे से, मैं एक बीच में बात लाता हूं कि मुद्दे से हम लोग कई बार बीच में भटकते हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात की, 4 करोड़, हम 2 करोड़ 4 करोड़ की बात आज नहीं कर रहे, नहीं, बात ही नहीं करनी 2 करोड़ 4 करोड़ की। बेरोजगार कितने हुए उसकी बात नहीं करनी,
बेरोजगार जो हुए वो बेरोजगारी प्राइवेट सेक्टर से नौकरी गई, कहां से नौकरी गई, लॉकडाउन का उनके ऊपर प्रकोप हुआ, महामारी का प्रकोप हुआ गई, उनको भी रोजगार का हक है। लेकिन जो ये मुद्दा है ये भर्तियों का मुद्दा है। ये कहीं अपने घर से ऐसे निकल के आए हुए युवा नहीं है कि घर से निकले और हाथ मलते हुए कहे साहब हमको नौकरी चाहिए, सरकार नौकरी दो। अरे ये युवा वो हैं कि सरकार ने विज्ञापन निकाला कि 545 पद फलाने हैं, फलाने पद, उसके पद के लिए 545 जगह खाली है, 545 लोग की भर्ती करेंगे। अब 545 पदों के लिए इस बेरोजगारी के दौर में इस बड़े उत्तर प्रदेश में 50,000 बच्चों ने फार्म भर दिया। अब वो 50,000 में 545 को नौकरी मिलेगी, लेकिन 500,000 की आशा है तो ये वो 50,000 हैं कि साहब हम में से 545 को चुन लो। ये इनकी बात, ये भर्तियां जो लटकी हैं, बार बार हम कह रहे पदों की गिनती कितनी करवाएं, कौन सहायक, कौन से लिपिक, कौन से टंकण और टाइपिंग, पुलिस, ये जो भी अलग अलग पद हैं ये सब अपने अपने बता रहे हैं कि कौन कौन से पद हैं, इन भर्तियों को किया जाए, यही निवेदन है। बहुत राम शरण जी, भाई सवाल तो वहीं से निकलेगा ना कि इतनी करोड़ भर्तियां हैं तो क्या जाए। चलिए ठीक है राम शरण जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। जनता पार्टी कर रही है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब ये लोग कहते कुछ हैं, करनी और कथनी में अंतर है। कहते कुछ हैं, पब्लिक से जब वोट लेना होता है तो उसको गुमराहियत के रास्ते पे खड़ा करके वोट लेने का काम करते हैं, और सत्ता में आने के बाद उन युवाओं की बात भूल जाते हैं, उन किसानों की बात भूल जाया करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव को, जिन्होंने चुनाव के समय आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दीजिए, जरूर दीजिए, लेकिन उनको एक सलाह भी दीजिए कि इस बार लैपटॉप ना बांटे, बेरोजगारी भत्ता मत बांटे, अगर कभी सत्ता में आए तो रोजगार दें, क्योंकि बेरोजगारों का इससे पेट नहीं भरता है, लैपटॉप से पेट नहीं भरता है। बेरोजगारी भत्ता 2,000, 4,000, 6,000 देने से पेट नहीं भरता है, उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। रोजगार दीजिए जिससे अपना पूरा परिवार चला पाए। आएंगे आपके पास में, ठीक है राजा शर्मा जी का रुख करेंगे। राजा शर्मा जी सर, जी सर। दिक्कत ये है, ये बात ठीक है कि जितनी वैकेंसी निकली है उसका ही बात किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि उसी के हिसाब से राजनीतिक पार्टियां बनाती है ना कि भाई देश में हर साल 1 करोड़ युवा बेरोजगार हो रहे हैं, हम इन बेरोजगारों को नौकरी देंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने, आपकी बात से मैं सहमत करता हूं। लेकिन सर सरकार कह रही है कि मुझे 2 करोड़ रोजगार देने हैं, या 2 करोड़ युवा हर साल यूनिवर्सिटी से BA, BSc, BCom करके पास हो रहे हैं, उनको रोजगार देना है। सर जो चयनित युवा है, जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं कई वर्षों से, उनको जो चयनित है, मतलब उनका अंतिम। जी आप एक मिनट होल्ड कर, आपको रुकना पड़ेगा। हमारे साथ चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री हैं भारतीय जनता यूपी सरकार के, और उन्हीं का रुख करेंगे। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी बताइए राम शरण जी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि इसके मतलब पूर्ववर्ती सरकारों ने नौजवानों के साथ में धोखा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देने का काम कर देना, हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का काम करूंगा। लेकिन चुनाव निपटने के बाद में तो भी रोजगार पा रहे थे, रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, एक भी युवा को रोजगार देने का काम नहीं किया है। ये नीयत साफ होती, नीति अगर ठीक है राम शरण जी माफ करिएगा, आपकी बात आ गई। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? हेलो राम शरण जी, आपकी बात आ गई, दोबारा से आएंगे आपके पास जी। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आज 9 बजे, 9 तारीख को 9 बजे घर की बत्तियां बुझाकर मशाल जलाई जाएगी। क्या कहेंगे आप? ये सारे बेरोजगार युवा हैं और उनके साथ साथ में विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां भी पूरा सहयोग कर रही हैं। हेलो
राम शरण जी आऊंगा आपके पास में। जी चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है चंद्रिका जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। तूफान सिंह जी, क्या लगता है कि जो भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, XYZ, चाहे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो बहुत दम भर रही है, क्या दिल्ली में सारे लोगों को रोजगार मिल गया है क्या? सर, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रोजगार की क्या पॉलिसी बनाई है वह वहाँ का विषय है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार जिस हालात से गुजर रही है, हम युवाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या है एक टाइम बाउंडेशन की। जिस प्रकार से 5 साल के लिए सरकारें होती हैं, सरकारों में जो भी पार्टियां हैं उनको तो हर 5 साल के बाद मौका मिल जाता है, लेकिन हम युवाओं को 18 साल से 30 साल तक, कुछ विभाग है जिसमें 18 से 26 साल तक, कुछ विभाग है जिसमें 32 साल तक, अगर उसमें एग्जाम नहीं होंगे, उसमें रिजल्ट नहीं आएंगे तो दोबारा हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हमारे घर के माँ बाप ये बात कहते हैं कि आप बच्चा कितनी बार परीक्षा दिए, या बच्चा जब एक बार परीक्षा देता है, पास होता है, इंटरव्यू देता है, 2 बार साक्षात्कार देता है सरकार के बदलने के बाद, फिर भी रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता, तो ऐसे युवाओं को क्यों छला जाता है? ये सत्ता चाहे जिसको हो, किसी के घर की, उसकी या कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसे जनता के द्वारा चुना है, हमने प्रतिनिधि बनाया है। आप हमारी आवाज बनिए, हमारी बात को रखिए, हम युवाओं को धोखा मत दीजिए। माननीय जी और इस बीजेपी सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस युवाओं के साथ हुए अन्याय को ध्यान में दीजिए। जो समय बचा है 1 से 2 साल का, इसमें जितनी भी लंबित भर्तियां उसको पूरा कराइए, और जितने भी आयोग इस समय बंद पड़े हैं उनको तत्काल प्रकार से चालू करवाइए, उनके परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित हो। अब सरकार एक काम कर रही है, केंद्र सरकार ने काम कर दिया है, सारी डिफरेंट एजेंसी को खत्म करके अब एक एजेंसी बना रही है, और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी सारी एजेंसियों को खत्म करके एक एजेंसी बनाई जा रही है, जिससे कि युवाओं को इधर उधर ना भटकना पड़े। कभी SSC, कभी SSSC, कभी कुछ, यानी तमाम एजेंसियां हैं यहाँ पर जो करने की। आप इससे कितना सहमत? सर, जो सरकारें आई अपनी नई नई पॉलिसी बनाई और उनकी सरकार चली गई, और युवराज जो हमारे युवा बेरोजगार, हम जैसे बेरोजगार साथी उसमें पिसते रहे। जितनी बार सरकारें बनी, नया आयोग बना, उसमें पॉलिसी आई, हर बार सिस्टम बदला गया, और जब परीक्षा हुई तो रिजल्ट ही नहीं आता। माना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पॉलिसी बनाई कि एक परीक्षा एक एग्जाम, उस पॉलिसी में कब सफलता मिलेगी? लगातार हम लोग झेल रहे हैं, जब परीक्षाएं नहीं देंगे तो सर रिजल्ट कब आएगा? तो सबसे बड़ी समस्या है, जो पॉलिसी बने वह चले। जैसे सरकार का गठन होता है तो 5 साल तक चलती है, अगर पूर्ण बहुमत में है, तो जब भर्ती परीक्षा का विज्ञापन हो तो वह भर्ती परीक्षा पूरी हो, ऐसा ना कि कुछ अधिकारी चाहे और भर्ती को रद्द कर दें। बहुत सी भर्तियां ऐसी हुई हैं जिसमें एक सहायक कोषागार लेखाकार की है, जिसको जब परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर होना था तो अधिकारियों ने रद्द कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जनता के जो प्रतिनिधि हैं, क्या वो कभी इन तानाशाही अधिकारियों से जवाब नहीं पूछे? ये वही अधिकारी है जो पिछली सरकारों में ऐसा खेल किए और आज वह सरकार सत्ता से बेदखल है। आज फिर उसी पर डिपेंड है। सिंह जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके बताएंगे। एक सवाल बड़ा मौजूद है, वो आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे। सरकार जो बिल है सरकार के पास में वो बहुत बड़ा है, उसमें लगातार कटौती करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए सरकारी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी दे रही है। तो एक तरफ बिल में कटौती करना है, दूसरी तरफ रोजगार देना है, इसके बीच तालमेल कैसे बनेगा? सर, विस्तार है, जो भी कमेटी है रोजगार का सृजन करिए, आप अथॉरिटी हो उसको डेवलप करिए। मैं इस पर चर्चा करूंगा। सर, वर्तमान में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि ओला उबर नामक टैक्सियां जो विदेशी कंपनियां अपना पैर जमा कर यहाँ वर्क कर रही हैं, क्या ये सरकार इसको नहीं डेवलप कर सकती? लेकिन सरकार तो कह रहा है उसमें रोजगार तो मिली ना, सर, एक ड्राइवर को रोजगार मिला। सर, उसमें ऐसा रोजगार है ही नहीं, मात्र 10 से 15 साल आदमी चलाता है, उसके बाद वो बेदखल हो जाता है। जब अपने अंतिम अवस्था में आएगा तो क्या करेगा? और सरकारी सेक्टर में आप इसको बढ़ाइए, इसको आप इंक्रीमेंट करिए, आप सत्ता में आप विचार करिए। आप आएंगे आपके बात में। हमारे साथ में उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। चंद्रिका प्रसाद जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? तो आप अपनी बात, अपनी पहली प्रतिक्रिया रख सकते हैं।
लगता है उपाध्याय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आशीष जी करेंगे। आशीष जी, एक तरफ सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ एसबीआई ये कह रहा है कि 30,000 एम्प्लॉय सरप्लस है, उनको वीआरएस देंगे, और जब लगता है कि ये गलत बयाना हो रहा है तो दूसरे दिन स्टेटमेंट आता है नहीं, हम 14,000 वैकेंसी निकालेंगे। कैसे तालमेल बैठेगा? सरकार का जो बिल है वो बहुत बड़ा है, उसमें कमी करना है, और दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार देना है। दिक्कत तो यहीं पर है कि सरकार का बिल बड़ा है, विल नहीं बड़ा है। विल बड़ा करना होगा, विल पावर बड़ा करना होगा। बिल बड़ा जो है ये बहाना है, ये बहाना है। आखिर जो कह रहा है कि आज हमारे यहाँ 30,000 सरप्लस है, अगले दिन वो 15,000 वैकेंसी कहां से दे देगा? वही मैं कह रहा हूं। ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है। ये या तो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है या कंफ्यूज करने वाला दिमाग। बिल्कुल। और रही बात एजेंसी, आपको क्या लगता है, मैं आपसे सवाल, क्या लगता है कि पहले तो एसबीआई ने बड़े खुले मन से कह दिया 30,000 लोगों को वीआरएस देंगे, लेकिन जब उसको लगा कि बिहार में चुनाव है, वेस्ट बंगाल में उसके बाद चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उसने क्या पासा पलट लिया? क्या ऐसा नहीं? आप ये बताइए, अगर यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर एसबीआई, पीएनबी, आरबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी चुनावों को देख करके वैकेंसी निकालने लगेंगी ना, तो भर्ती किसी की नहीं होगी, रोजगार किसी को नहीं मिलेगा। इन्हें चुनाव से क्या मतलब भैया? इनका जो वर्क कल्चर है, उनका फंक्शनल जो सिस्टम है उनका, उसमें कहां जरूरत है, कहां 4 आदमी कम है, कहां बात की जरूरत है, कहां चपरासी की जरूरत है। एक बार 30,000 निकालने की बात करें, दूसरी तरफ 4,000। यही कह रहा हूं कि ये जो हर सिस्टम में, जब अभी हम पुलिस सुधार की बात कर रहे थे, मैं बार बार कहता हूं, जब चीजों को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखा जाएगा, मैं इनके आंदोलन तक को कह दिया, हम इनके आंदोलन के लिए डिबेट करने बैठे हैं, मैं इनके आंदोलन तक को कह दिया राजनीतिक प्रभाव से दूर रखो भाई आप लोग। राजनीतिक प्रभाव से जो चीज दूर रहेगी वहां काम होगा। इसी से मैं जोड़ रहा हूं। आप कर रहे ये एक एजेंसी की बात, ये सब समय काटने, वक्त टालने और हाथ में झुंझुना पकड़ाने का जरिया है। एक बात मुझे आप बताओ, कॉमन मतलब मैं सामान्य तर्क की बातें करता हूं, बहुत ज्यादा चाणक्य जैसे शास्त्रार्थ कर नहीं पाता। सामान्य तर्क की बात है, 3 एजेंसियां मिलके 50 भर्तियां नहीं कर पा रही है, एक हो जाएगी तो कौन सा ऐसा वो लेके आएगी फॉर्मूला कि वो फॉर्मूला लगाएगी और 50 भर्तियों को निकल करके सब फिट हो जाएंगे। आदमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में संचालन के लिए बुंदेलखंड को व्यवस्थित करने के लिए एक अलग इकाई बना देता है, पूर्वांचल का अलग बना देता है, अवध का अलग बना देता है। आप जब चीजों को व्यवस्थित करने के लिए डिसेंट्रलाइज करते हो, क्षेत्रवार बांट देते हो कि ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे, इसीलिए ना कि अलग अलग टीम रहेगी, उसके पास 20 जिले की जिम्मेदारी है तो 20 जिले में अच्छा काम करेगी, 15 है 15 में अच्छा करेगी। आप कह रहे हो नहीं हम एक ऐसा फार्मूला लाएंगे, एक एजेंसी रहेगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि 5 मिलकर 50 भर्तियां नहीं पूरी कर पा रही है, तो एक वो कौन सा फार्मूला लेकर आएगी? या तो 5 में जितने बैठे आपके अधिकारी वो नकारा है, तो ये कहो ना कि इन्हीं 5 में काबिल होते तो ये कर लेते। एक जो लेके आओगे आप, अगर उसमें भी ऐसे ही नकारा रहेंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो मुख्य जो विषय है, जो अभी तूफान सिंह ने बहुत सही बात कही, यही नौकरशाह, यही अफसर जो पिछली सरकारों के लिए जो मुसीबत थे और उन सरकारों को मटिया मेट कर दिए, वैसे ही अधिकारी, वैसे ही अफसर इस सरकार को भी बदनाम करने का काम करते हैं और कर रहे हैं। वो क्या शासन सत्ता को समझाते हैं वो वही जाने, लेकिन ये बताइए आप कि वो भर्तियां, वो 5 एजेंसी मिलकर नहीं कर पा रही भर्ती, उनमें बैठे हुए अफसरों की जिम्मेदारी तय हो ना भाई, जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो पा रही भर्ती वो? ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। और तमाम फार्मूले निकाले जा रहे हैं, तमाम फार्मूले बनाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो फार्मूला कब बनेगा जब सबको रोजगार मिल जाएगा। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को इसी राह पे आगे बढ़ाएंगे कि आखिर वो फार्मूला कब आएगा जब हमारे देश का युवा जो बेरोजगार है उसके हाथों को काम मिलेगा, कब वो अपने मान सम्मान के साथ में वो नौकरी कर पाएगा, अपना पेट भर पाएगा, अपने परिवार वालों का पेट भर पाएगा और अपना योगदान देश को आगे बढ़ाने में दे पाएगा। आखिर वो फार्मूला देश के सामने कब आएगा? चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
सरकार को ताली और थाली की ही भाषा समझ में आती है। जवानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मैं भी बोलूं कि सरकार निकलती है, वो सरकार बदली है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरकार को ताली और थाली की ही भाषा समझ में आती है। जवानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मैं भी बोलूं कि सरकार निकलती है, वो सरकार बदली है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और 9 बज गए हैं। जी हाँ, 9 बज गए हैं। वादे के ठीक 9 बजे हैं। वादे के मुताबिक युवा बेरोजगार अपने हाथ में मोमबत्ती लेकर के खड़े हो गए हैं। 9 बज गए, 9 तारीख है, 9 सितंबर है आज। 9 बज गए हैं और 9 मिनट तक ये युवा बेरोजगार, ये देखिए, ये बिहार की तस्वीर है। लालू प्रसाद यादव के बेटे हाथ में लालटेन लिए इन बेरोजगार युवाओं का समर्थन कर रहे हैं। बता रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दो। 9 बजे 9 मिनट तक ये लोग घर की बत्तियां बुझा के और इस तरह से प्रदर्शन करेंगे। ये तो बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं। राबड़ी देवी, दोनों उनके पुत्र, बिहार में चुनाव है, बेरोजगारी वहां भी है और ऐसे में एक बड़ा मुद्दा उनके लिए है। पहली तस्वीर बिहार से आ रही है और आपके न्यूज पर ये पहली तस्वीर देख रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब लालटेन की जरूरत नहीं है, अब हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन अब लालटेन काम आ रही है। 9 तारीख को 9 बजे ये लालटेन जला करके बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, आरजेडी के अध्यक्ष और उनके दोनों बेटे भी साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। ये बिहार की तस्वीरें हैं। हम और कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ भी युवाओं ने मोमबत्तियां जलाना शुरू कर दिया है। 9 बज गए हैं, इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम को आधे घंटे तक और बढ़ा दिया है।
हमारा मुद्दे का कार्यक्रम 8 से 9 बजे तक होता है, लेकिन हमने अब इसको 9:30 तक कर दिया है, जिससे कि हम पूरे देश की और अपने प्रदेश की तस्वीरें दिखा सके कि कैसे बेरोजगार युवा अपने हाथ में मोमबत्ती लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कैसे राजनीतिक पार्टियां उनका सपोर्ट करने के बहाने अपनी राजनीति चमका रही हैं। यह भी बड़ा सवाल है कि क्या पहले उनको जब वो सत्ता में रहते हैं तो उन्हें इन युवाओं की याद नहीं आती है, उस समय बेरोजगारी की याद नहीं आती। लेकिन अच्छी बात है, जब जागे तभी सवेरा। अगर इसी समय उनको इसके नाम से वोट मिल रहा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो वोट मांगती हैं, बढ़िया मुद्दा बन गया। ये दूसरी तस्वीर देखिए, बेरोजगार जी, ये दूसरी तस्वीर है। आप देख सकते हैं कैसे सैकड़ों बेरोजगार युवा अपने हाथ में बेरोजगारी जी, हमने आपको तस्वीर दिखाई बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, आरजेडी के अध्यक्ष और साथ में उनके तमाम अन्य नेता वहां पर लालटेन जला करके विरोध करते नजर आए। ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, के न्यूज पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसीलिए हमने अपने इस कार्यक्रम को। ये तीसरी तस्वीर आप देखिए कैसे मोमबत्ती जला करके हमारे युवा जो बेरोजगार हैं वो रोजगार की मांग कर रहे हैं, ये रोजगार की मांग कर रहे हैं और साथ साथ में वो ये एक संदेश दे रहे हैं कि उनके जीवन में जो अंधियारा है उसको मिटा करके उनके जीवन में उजाला लाया जाए। और हमारे साथ अनिकेत भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी कुछ युवा हैं जो हाथों में मोमबत्ती लेकर के विरोध कर रहे हैं। सीधा अनिकेत का रुख करके देखिए, राम शरण जी ने भी, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी मोमबत्ती जला करके सीधे के न्यूज पर ही विरोध अपना विरोध दर्ज करा दिया है। अनिकेत का रुख करेंगे। अनिकेत, आपके साथ में जो लोग हैं वो किस तरह से विरोध कर रहे हैं? अपना विरोध अनोखा विरोध सर, हम आपके चैनल के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि मोमबत्ती जला दी भाई विरोध के स्वरूप में, किसी भी मोमबत्ती जला दी भाई विरोध के स्वरूप में। रोशनी की मांग कर रहे हैं और जो है सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि ये मार्च और ये कब तक सर हमें जलाना पड़ेगा, कब तक हम लोग बेरोजगार, कब तक जलाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रोशनी से जो उनके जीवन में जो अंधेरा है उसको रोशन करने का प्रयास है युवाओं का करेंगे। हम लोग का बस यही मांग है कि हम लोग के जीवन में जो अंधकार है परेशानी का, उसको सरकार से यही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से उसको दूर किया जाए। इस तरह से हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो सिर्फ उसके लिए कि हमारे भविष्य का जो अधिकार में है वो रोशन हो जाए। बिल्कुल, जीवन का जो अधिकार है उसको रोशन करने का ये प्रयास है युवाओं की तरफ से। कैंडल जलाकर ये विरोध अपना कर रहे हैं। हमारा रिजल्ट हुआ है, सरकार से सारे मंत्री नेता सांसद हमारे प्रयास करने वाला चला के मंत्री से अपना विरोध कर रहे हैं और विनती करते हैं कि युवाओं करने का सावधान जो युवा है उन्हें आप युवा हमारे जीवन के जैसे कहा रही है उसी को लगातार व्यक्त करते हुए देखे जा रहे हैं। लगातार उनकी बात सामने आ रही है किस तरह से प्रदेश सरकार के मंचों से बड़े बड़े वादे ये थे। लगातार बड़ा रोजगार होगा उत्तर प्रदेश में,
युवा बेरोजगार, उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन जो प्रदेश की बात संख्या है वो उसे कहीं ना कहीं जो युवा है वो कहीं ना कहीं जरूर हताश हुआ है। और इसका कारण साफ तौर पर जिस तरह से कहा रहा अखिलेश यादव किस तरह से चलिए ठीक है निकेत, आप बने रहिए हमारे साथ में, हम फिर से रुक करेंगे आपका। और ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देश के विभिन्न प्रदेशों की है और प्रदेश के विभिन्न स्थानों की ये तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बोल रही हैं कैसे युवा अपने हाथ में मोमबत्ती जला करके अपने जीवन में उजाला भरने की कोशिश कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि हमारे जीवन का जो अंधियारा है उसको मिटाए सरकार और उनके जीवन में उजाला लाए। ये लड़कियां और ये युवा, ये सभी छात्र छात्राएं और साथ में उनके माँ बाप भी, उनको भी लगता है कि बेटे का भविष्य या बेटी का भविष्य कैसे होगा। एक अगर नौकरी मिल जाए तो उनका काम चल जाएगा, उनके परिवार का काम चल जाएगा। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस एक अदद नौकरी चाहिए जिससे कि वो मान सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और साथ ही साथ में जिन माँ बाप ने अपना सर्वस्व निछावर करके अपने बेटे को या बेटी को पढ़ाया है, वो उनके बुढ़ापे की लाठी बन सके, उनका सहारा बन सके, ये उम्मीद हर माँ बाप को रहती है। ये उम्मीद उनकी पूरी, वो बेटा या छात्र वो उम्मीद पूरी कर सके, ये उसकी लालसा होती है। हर बच्चे की लालसा ये होती है कि वो भी श्रवण कुमार बन सके, एक अच्छी नौकरी उसको मिले और वो अपने माँ बाप को अगर कंधों पर बैठाल कर नहीं तो कम से कम रेलगाड़ी में बैठाल कर तीर्थ यात्रा पर ले जाए और उनको बताए कि हाँ, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी थी वो आज सफल हो गई। ये हम तस्वीर लगातार आपको दिखाते रहेंगे और हम वापस अपनी डिबेट पर रहेंगे। आशीष जी, सब आप विभिन्न प्रदेशों की तस्वीर देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो जो रोशनी इनके जीवन में आएगी, छात्रों जो ये रोशनी चला रहे हैं ना मसाल, इसी से आएगी। मैं इस बात को आज कई बार रिपीट कर दिया कि जो मसाल ये छात्र, ये बेरोजगार युवा जला रहे हैं खुद, उसी से इनकी जीवन में रोशनी आएगी। ये जो राजनीतिक लालटेन चल रहा है बिहार में, लालटेन युग में दशकों तक बिहार को रखने वाले आज फिर लालटेन जला करके युवाओं की जिंदगी में रोशनी लाने की बात कर रहे हैं। ये क्या, ये सब ये ड्रामे, ये युवा बेरोजगार जो भी हैं इससे सावधान रहें। इनकी जो रोशनी है ना नेताओं की, उसी रोशनी पे फिर मैं दुष्यंत की 2 लाइन कहता हूँ कि ये रोशनी हकीकत में एक छल है लोगों, ये रोशनी हकीकत में एक छल है लोगों की, जैसे जल में झलकता हुआ एक महल लोगों, ये जल में झलकता हुआ जो है ये महल है जो ये रोशनी राजनीतिक लोग कर रहे हैं। इस राजनीतिक रोशनी से बचिए, अपनी मसाल जलाइए, उसी मसाल से आपकी जिंदगी में रोशनी आएगी। अपने आंदोलन को इसी तरीके से, इसी शिद्दत से और बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से, गैर राजनीतिक अपने हक की लड़ाई आप लड़िए, नतीजा आएगा। अभी मेरे पास एक पुराने अभ्यर्थी का बहुत समय पहले वो लंबा संघर्ष किया, अभी एक मेरे पास ब्रेक में एक मैसेज आया ब्रेक के पहले कि अभी शायद यूपी SSC की, हो सकता है इन बच्चों की जानकारी में हो, यूपी SSC के किसी एक परीक्षा का नतीजा जारी हुआ है। स्टेनोग्राफर, अभी किसका? स्टेनोग्राफर। देखिए, हमारी जानकारी इसका मतलब दुरुस्त है, जिस जगह से मेरे पास मैसेज आया कि एक यूपी SSC के एक किसी परीक्षा की जो है के परिणाम जारी किए गए आज। ये परिणाम जो जारी हुए हैं ये इन छात्रों के संघर्ष का दबाव है। इस दबाव को कायम रखने और ईमानदारी से संघर्ष करने की जरूरत है। ये मैं कहूंगा कि एक परीक्षा का परिणाम आना ये बहुत आंशिक, इसको मैं 10 में गिनता हूँ, बहुत आंशिक सफलता है, इसमें बहुत बड़ी सफलता नहीं है। इस एग्जाम के बाद अभी फिर दस्तावेजों का सत्यापन होगा, तो फिर किसका सत्यापन होगा, व्यक्ति का सत्यापन होगा, कागज का सत्यापन होगा, लंबी प्रक्रिया है। आखिर वो नियुक्ति पत्र जब हाथ में आता है ना,
तभी फिर मिठाई बटेगी घर में, मोहल्ले में। नहीं, उसके बाद भी कोई आदमी कोर्ट जाएगा। नहीं, उसके बाद आदमी कोई कोर्ट जाएगा और कोर्ट के बाद उसमें स्टे लगेगा। अगर तब भी लग जाए तो बात, लेकिन नियुक्ति पत्र हाथ में आए तो मिठाई बटे, मिठाई खाए। तो कुल मिला के लंबा संघर्ष है, लेकिन लंबे संघर्ष में भी हमेशा एक बंद कमरे में, फिर वही जो है जेपी को लेकर के दुष्यंत ने कहा था कि बंद अंधेरे बंद कमरे में वो एक बूढ़ा जो है रोशनदान सा नजर आता है, तो वो रोशनदान तो ऐसे ही जहाँ पे अंधकार होता है, अंधकार में अगर कहीं से एक झरोखे से, एक छोटे से झरोखे से रोशनी किरण आती है तो उसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं, उसको खारिज नहीं करना चाहिए। उसको जो है आप उस रोशनी को देखिए और उत्साह बढ़ाइए, अपना भी बढ़ाइए, अपने साथियों का भी बढ़ाइए। आज ये नतीजे जो शुरुआत हुए हैं, ये एक नतीजा आया, हो सकता है आपका ईमानदार संघर्ष, हो सकता है सत्ता के कानों तक जाए, हो सकता है मुख्यमंत्री जी 2022 का चुनाव, मुझे उम्मीद भी है कि 2022 के चुनाव आते आते आप लोगों की सारी गलतियां हो सकता है निपट जाए, लेकिन राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और उम्मीद आज मैं ये भी बार बार एक बार कह रहा हूं कि ये संघर्ष, प्रदीप जी, हमने भी इस संघर्ष में अपने न्यूज चैनल पे हम 2 बार 3 बार 4 बार बहस कर चुके हैं, तो ये मुझे भी प्रसन्नता है कि एक नतीजा आया, लेकिन बहुत आंशिक सफलता है। आगे मैं उम्मीद करूंगा कि भारी सफलता मिले और हर घर में लड्डू बटे, मिठाई बटे, सरकार भी खाए, विपक्ष भी खाए, हम भी खाए। चलिए, गजराज सिंह जी, आपने अपने साथ साथ अब बाकी लोगों को भी हाथ में मोमबत्ती पकड़ा दिया है और उजाले का वो आभास दिला रहे हैं। ये बात अच्छी है, अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन याद रखिएगा कि जब आप कभी आपकी सरकार बने तो ये विरोध याद रखिएगा, और हम उम्मीद ये करेंगे कि जो गलतियां आपने पिछले 60 सालों में की हैं वो गलतियां आप दोबारा नहीं करेंगे और युवाओं को रोजगार देने की पहली प्राथमिकता रखेंगे। गजराज जी, 2022 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। तो सरकार बनानी है, रोजगार नहीं। 2024 की सरकार बनाने का ऑफर दे रहा था, आप 2022 तक सिमट गए। अरे ऑफर आपके पास रोजगार देने का था, सरकार बनाने का ऑफर अभी कहाँ दिए हैं भैया आपको? अरे सरकार बनाने की नहीं बात करो, हम सरकार बनाने का ऑफर नहीं देते। जी बताइए गजराज जी, आपकी आवाज, गजराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बताइए सवाल कीजिए। सवाल ये है, आपने विरोध तो जता दिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या कोई फूल प्रूफ योजना है आपके पास में कि जब आइंदा कभी भी आप सरकार में आए तो पूरा रोजगार आप लोगों को दे पाएंगे? विश्वकर्मा जी, हम दे पाएंगे? जब ये तब से लेकर आज तक जिस मुल्क में सुई नहीं बनती थी, हमने हवाई जहाज बनाने का काम किया और हमने जो कहा, ओहो, आप तो सारा चीज तो आप ही ने बनाया सरकार, मध्य प्रदेश क्योंकि 60 साल तक सरकार आप ही की रही है, तो देश में सुई से लेकर हवाई जहाज सब आप ही ने बना दिया। सर, मध्य अंग्रेज तो यहाँ पर खाक छानने आए थे, आपसे टेक्नोलॉजी लेने आए थे, और हमने इस मुल्क को, इसके अंदर गरीबी को, सरकार है वहाँ पे कितना रोजगार मिल गया। और सुनिए, ये रजत शर्मा जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सर, आपकी सरकार मध्य प्रदेश और राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में कितना रोजगार मिल गया और राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के युवा को कितना रोजगार दे दिया, बताने का कष्ट करें कृपया। सवाल आया नहीं पा रहे हैं सर, तो जवाब दे, राजस्थान के युवाओं को कितना रोजगार मिल गया? गजराज जी आवाज बताइए। मैं सवाल राजस्थान का युवा सर, मैं सवाल दोहरा देता हूँ रजत का। रजत सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी मध्य प्रदेश में सरकार थी, अब नहीं है, राजस्थान में सरकार है आपकी, पंजाब में सरकार है आपकी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां बेरोजगारों का क्या हाल है जरा वो भी देख लीजिए। हमारा बहुत अच्छा, वहाँ पर आज भी रोजगार लोगों के पास है, हमारी सरकार को रोजगार देने का बड़ा। हाँ सर, राजस्थान का युवा उत्तर प्रदेश के आयोगों में मैसेज करते हैं, राजस्थान के युवा। सर, हमारी बात टीवी चैनल मीडिया पे रख दीजिएगा, एग्रीकल्चर टी है,
और मंडी परिषद, कृषि प्रावधिक, पता नहीं कितनी वैकेंसियां है जिसमें राजस्थान का युवा भर भर के यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है सर। अगर उनके प्रदेश में रोजगार था तो वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में क्यों उन्होंने फॉर्म भरा? गजराज जी राजस्थान के तो सबसे काबिल युवा को आप लोगों ने बेरोजगार कर दिया। बिल्कुल सर, अब क्या कहें उसके आगे। चल हाँ, कुछ ये कहना चाह रहे हैं प्रदीप जी? हाँ चलिए तूफान जी। अरे ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ताली और थाली बजाया था हम लोगों ने, बिल्कुल जिस युवा ने ये मुहिम छोड़ी, हम पूरे साथियों ने, तो जाके एसएससी और रेलवे डिपार्टमेंट की जो भर्तियां लंबित थी नोटिफिकेशन जारी कर, और आज ये दीपक जलाने का काम, मोमबत्तियां जलाने का काम इसलिए कर रहे हैं कि हम युवा बेरोजगारों में जो बेरोजगारी का दर से इस उजाले से वो कट जाए। अगर सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे तो हम युवाओं की इस आवाज को देखें, इस उजाले को समझें और जितनी लंबित भर्तियां पड़ी उसको पूरा करें और नए नए रोजगार सृजित करें। और जो बात सर अभी कही गई कि इस समय हालात गड़बड़ है, जितनी भर्तियों का विज्ञापन होता है तो बजट होता है, जब बजट होता है तो पूरा उसमें बजट बनाकर भेज दिया जाता है। ये कोई बहानेबाजी की बात नहीं होगी। जो भी सरकार वर्तमान में है ये युवा के दर्द को समझे। आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिखाए गए और दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में दीपक जलाकर उजाले की उम्मीद की किरण पाली है। इसी किरण को सफल बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सारी लंबित भर्तियां चाहे जल्द से जल्द पूरी हो, 12,460 शिक्षक भर्ती हो, 68,500 हो, 69,000 हो, आबकारी सिपाहियों, पुलिस भर्ती हो, जितनी भी लंबित भर्तियां पूरी करें। और आयोग जितने हैं, चाहे अधीनस्थ आयोग, लोक सेवा आयोग, उसमें जितनी भी भर्तियां हैं वो पूरी करें। नया विज्ञापन है, प्रगति पे चले। सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन हम युवाओं को हमेशा नई नई भर्तियों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और आपका भी बहुत बहुत आभार। ये बात आपने मैं आपकी इस स्पिरिट को बहुत ही शिद्दत से सलाम करता हूँ कि आपने कहा कि हमें कम से कम कंपटीशन में उतरने का मौका मिले। युवा चाहता क्या है? वो चाहता है कि वो compete करे, लोगों से प्रतिस्पर्धा करे, उसको रोजगार मिले। कोई वो ही नहीं चाहता कि वो कोई गलत काम करे, लेकिन कम से कम उसको इस बात का हक तो मिलना चाहिए कि वो एग्जाम दे, परीक्षा पास करे, अगर वो एलिजिबल है तो उसको रोजगार मिले। ये इससे बड़ा और अभिशाप क्या हो सकता है? बेरोजगारी एक अभिशाप है। हमने भी कभी हाई स्कूल में ये पढ़ा था और वो अभिशाप अब देखने को मिल रहा है। राम शरण जी, आपके पास में आएंगे। आपने मोमबत्ती जला करके विरोध तो कर दिया, अच्छा लगा, लेकिन जरा इस बात को भी बता दीजिए कि आइंदा क्या आपकी सरकार आएगी तो आप बेरोजगारों के लिए क्या कोई फुल प्रूफ कोई स्कीम लेकर के आएंगे? कोई स्कीम है आपके पास में? कोई योजना है आपके पास? समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई है नौजवानों के साथ में खड़ी दिखाई पड़ी है और उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया। अरे सारे लोग खड़े, सारी राजनीतिक पार्टियां खड़ी होती, सरकार सारी राजनीतिक पार्टियां युवाओं के साथ खड़ी होती हैं क्योंकि यही युवा वोट देता है। आज सुन रहा था, उनका दर्द जायज है। शायद ये आज महामारी का दौर न होता, कोरोना महामारी का दौर न होता तो सबसे पहले इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते, दूसरे लोग नहीं करते। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मुट्ठी जब बन जाती है नौजवानों की, मुट्ठी जब बन जाती है नौजवानों की, नींद उड़ जाती है जुल्मे हुक्मरानों की। ये इस बात को भी याद रखने की जरूरत है। हमारे नेताजी का कथन है। ठीक है, समय समाप्त हो गया। तूफान सिंह जी, जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात। सर, माननीय विधायक जी से मैं बताना चाहता हूं कि जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप सब लोगों को चुना जाता है, तो आप कोरोना का बहाना बता रहे हैं। क्या हम बेरोजगारों के लिए कोरोना नहीं है? अगर कोरोना है तो आप संघर्ष करिए हम लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। ना और माफ करिएगा तूफान सिंह जी, अभी 100 लोगों से ज्यादा लोगों को बाहर निकलने की वो नहीं है और इसमें हमें नियम कायदे कानूनों का पालन करना होगा। तो हमारे पास समय इतना ही था, माफ करिएगा। आशीष जी, आपका फाइनल समय। देखिए, आज 9 बजे 9 मिनट इन छात्रों ने जो रोशनी जलाई है, इसी उम्मीद के साथ कि इस रोशनी से सरकार भी रोशन हो जाए, इनका जीवन भी रोशन हो जाए, प्रदेश भी रोशन हो जाए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। हम तो यही अपना दायित्व, हमारा अपना फर्ज जो है यही निभा रहे हैं
कि हमारे प्रदेश में हमारी सरकार, इसी सरकार के रहते हम नहीं कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का आएगी तब करे, जो है खुशहाल करे और रोशनी फैलाए। यही सरकार जो है, ये सरकार रोशनी फैलाए, इन बच्चों के घरों में फैलाए रोशनी। और मैं चलते चलते मतलब एक पॉजिटिव वो कह के चल रहा हूँ कि पॉजिटिव मैंने बोला कि जल्द से जल्द साल डेढ़ साल के अंदर ये सारी भर्तियां निपट जाएं और ये बच्चे फिर जब इसके साथ आए, ये धन्यवाद इस चैनल पे बैठ के दें। मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि इस चैनल के मंच पे उस दिन 2 नहीं मैं 200 छात्रों को मौका दूंगा, इस चैनल पे बैठे और सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं इन छात्रों के साथ खड़ा होकर के सरकार को हाथ जोड़ करके धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो जिस तरह से 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट तक इन युवाओं ने मसाल जलाई है और दिया जलाया है, जो रोशनी फैलाई है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये रोशनी पूरे जग में फैलेगी और जो युवा बेरोजगारों के जीवन में अंधेरा है, उनके जीवन का ये अंधेरा भी मिटेगा। सरकारें जो इस ओर जरूर सचेत होंगी और युवा बेरोजगारों के जीवन को सफल बनाएंगी, उनके जीवन में उजियारा भरेंगी और वो अपना योगदान प्रदेश को आगे बढ़ाने में और देश को आगे बढ़ाने में कर पाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़।